सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुएं हैं लश्कर मेरा। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਹੈਲਮਟ ਮੈਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ। धन्यवाद। मैं पीटीसी न्यूज़ का, मेरा नाम राघवेंद्र कुमार है, लेकिन आपने हेलमेट मैन ऑफ इंडिया कहा। और आज सड़क पर हर दिन 500 वैसे लोग होते हैं जो अपने घर वापस नहीं पहुंच पाते हैं और सिर्फ सड़कों पर रक्त के निशान छोड़ के चले जाते हैं। और जिस तरीके से आज भारत की सड़कों पर प्रत्येक घंटे में 19 लोगों की मौत हो रही है और उनमें से 6 लोग वो हैं जो बिना हेलमेट के चल रहे होते हैं। तो मेरे हाथों में हेलमेट इसीलिए है कि ताकि मैं उनकी ज़िंदगी बचा सकूं, क्योंकि आपके पास पैसे बहुत होंगे, सोर्स बहुत होंगे, अच्छे डॉक्टर होंगे, लेकिन हादसे के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी बचाना। तो ये हेलमेट मैन ऑफ इंडिया का जो नाम आया है ये कहाँ से नाम आया है। मैं पिछले 9 साल पहले, अब तो 10 वर्ष होने जा रहे हैं, मेरा रूम पार्टनर जिसका नाम कृष्ण कुमार ठाकुर था, वो इन्हीं नोएडा की सड़कों पर हेलमेट नहीं पहना था और अपने माता पिता का इकलौता चिराग था, और जो कि इस दुनिया को अलविदा कर दिया क्योंकि उसके माता पिता ने एक हेलमेट खरीद करके जो नहीं दिया था। तो तब से मैंने शपथ लिया कि मैं भारत के हर नागरिक को अपना मित्र बनाऊंगा, और उस समय से मैं सड़कों पर हेलमेट लेकर के निकल पड़ा हूँ। अब तक आपने काफ़ी लंबे समय से आप ये हेलमेट बांधते आ रहे हो, पिछले 9 सालों से आपका ये संघर्ष जारी है, ये जंग आप लड़ रहे हो, तो इन हेलमेट का खर्चा भी तो काफ़ी होगा। एक हेलमेट मिनिमम 500 की आती है। एक हेलमेट 500 का है तो करीब आपने शायद 56,000 56,000 है मेरा, वर्ल्ड अब रिकॉर्ड। तक ये पिछले 2 साल पहले ही हो गया था, और अब तक लगभग 60,000 से ऊपर हेलमेट बांट चुका हूँ। खर्चा कहाँ से आपको ये फंड या कैसे। देखिए, अगर खर्चे को करेंगे तो बहुत वो चीज़ हुआ, और इस चीज़ के लिए मैं अपना ग्रेटर नोएडा में जो घर था वो भी बेचना पड़ा, जितने भी रिसोर्सेज थे मुझे नौकरी छोड़नी पड़ी सिर्फ अपने दोस्ती के लिए। और देखा जाए तो लोग, आज मैं मंदिरों में देखता हूँ, अलग अलग धर्म के लोगों को देखता हूँ, वहाँ जो जा कर के लोग जब हादसे हो जाते हैं माथा टेकते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, दुआ मांगते हैं। लेकिन मैं उसी भगवान के पास, उन्हीं मंदिर से जाकर के वहाँ जब मैं आशीर्वाद मांगता हूँ तो उनसे यही कहता हूँ कि मैं आपसे लोगों की ज़िंदगी खरीदने के लिए आ रहा हूँ, और ज़िंदगी हेलमेट। तो ये कृष्ण और सुदामा की जो दोस्ती की आप मिसाल बन रहे हो और एक साथ ही साथ ये जो जंग आप लड़ रहे हो कृष्ण सुदामा की दोस्ती को बरकरार रखने के लिए, तो इस जंग के दरमियान काफ़ी मुश्किलों का आपको सामना करना पड़ा होगा, तो वो मुश्किलों को आपने उन परिस्थितियों को किस तरह संभाला है। देखिए मानसिक तो लोग, मैं अभी हेलमेट, चाहे फ्लाइट्स में चलता हूँ या ट्रेन में, मेट्रो में, कहीं भी सफ़र करता हूँ तो ये तो हेलमेट मेरे मस्तक पर रहता है, तो लोग वैसे भी मुझे पागल समझते हैं। मैं कार में भी हेलमेट लगा के चलता रहता हूँ, तो लोग पी के ऐसे उस तरीके से, और मेरी गाड़ी के पीछे एक संदेश भी रहता है कि यमराज ने भेजा है बचाने के लिए, ऊपर जगह नहीं है जाने के लिए, हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें। तो शुरुआती दौर में तो हमारे भारत में लोगों के लिए मैं अजूबा था, और आज भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए अजूबा रहता हूँ। लेकिन जब आपके माध्यम से या लोगों के माध्यम से जब मेरे मिशन के बारे में पता चलता है, तो कहीं न कहीं जो मेरे हरासमेंट, जो मेरे दुख दर्द होते हैं, जो घर बिक गए और बहुत सारी परिस्थितियाँ, आज भी अपने आप को, मेरी जगह पे दूसरा कोई रहता सुसाइड कर लेता वो। तो ये संघर्ष सिर्फ केवल आपका संघर्ष नहीं है, हालांकि आपने कुछ समय पहले ही अपने सोशल मीडिया पे ये भी जाहिर किया था कि जब केंद्रीय मंत्री की तरफ से आपको आपकी श्लाघा की गई थी तो उसके बाद ये कहा भी गया था आपकी तरफ से कि कोई सपोर्ट जो कि है इकोनॉमिकली कोई सपोर्ट नहीं मिली है, तो उसके बावजूद भी अभी तक भी आप अपना जो इन सारा खर्चा खुद उठा रहे हो, तो क्या आपको नहीं लगता कि ये संघर्ष जो लड़ाई आप लड़ रहे हो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नहीं है, इसमें कोई सरकार का भी आपको सहयोग का कभी ये चीज़ महसूस नहीं हुई। महसूस तो हमेशा रहती है, उम्मीद भी रहती है, और बहुत ऐसे मंचों पे लोग मिलते भी हैं और भरोसा भी देते हैं। लेकिन अगर किसी का अगर मदद मिला होता तो मैं शायद आपसे कहता भी कि नहीं, हाँ किसी का मदद वो चीज़ें मिला है। लेकिन हाँ, हमें इंतज़ार ज़रूर है, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मैं अकेले लड़ाई से ये भारत को सड़क दुर्घटना मुक्त नहीं कर सकता। आज भारत में मेरे जैसे लाखों लोगों को ज़रूरत है इस तरीके से लड़ाई लड़ने की। तो मेरा यही संदेश रहता है कि मैं, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं लड़ रहा हूँ। अगर सरकार का, अगर चीज़ों का सपोर्ट रहता तो मैं शायद अपने मिशन को आज के डेट में कहीं और तक पहुंचा चुका होता। नौजवानों को समझाना कि उनको ये बताना, आखिरकार देखा भी क्या है कि कभी कभार जो होते हैं यंगस्टर्स उन्हें नहीं पसंद होता हेलमेट पहनना, ये बहुत वाजिब सी चीज़ देखी भी गई है, तो उनको समझाना आपके लिए वो किस तरह सिचुएशन आप कैसे डील करते हो। नहीं, ये होता है, ये मेरे लिए हर दिन चैलेंजेज रहता है, क्योंकि लोग सिर्फ डरते सिर्फ पुलिस को ही देख करके हैं।
मैं अगर मेरे हाथ में हेलमेट है तब लोग खुश होते हैं, समझते हैं। जो नीडी पर्सन होते हैं उन तक देने का प्रयास करता हूँ। लेकिन कभी जब बिना हाथ में हेलमेट लिए अगर खड़ा होकर किसी को हम चाहें सीट बेल्ट या हेलमेट के लिए समझाएँ, तो वो व्यक्ति यही कहता है कि मैं मरूँ या जीऊँ, आप कौन होते हो? और ऐसे मेरे तमाम कई सारे आप सोशल मीडिया पर जो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से आप जाएँगे, ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ आपको देखने के लिए भी मिलेगा कि जहाँ किसी मंदिर, मस्जिद के बाहर रहा हूँ उन लोगों को ये समझाने के लिए कि आपने टोपी पहन लिया है मगर हेलमेट नहीं पहने हैं। तो वैसे कभी तलवार और बंदूक तक भी लोग लेकर के आ गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सभी लोग गलत हैं, उनमें से कुछ लोग अच्छे होते हैं। कि आपने अपनी जॉब को भी क्विट कर दिया, आपने अपने घर भी जो कि बेच दिए, तो ये सवाल माता-पिता के लिए भी काफ़ी दर्दनाक रहे होंगे ये सवाल। देखिए ये बात सही है। मैं 26 साल की उम्र में एक अलग ही रास्ते पर निकल पड़ा था अपने दोस्त के मरने के बाद, क्योंकि हर माता-पिता मैं इसी शहर में आया था पढ़ाई करने के लिए। एक अच्छा मेरे पास घर भी था, अपनी नौकरी भी, सब कुछ अच्छी खासी ज़िंदगी लाइफ़ जी रहा था। मैं आपको बताऊँ कि जिस परिवार में हादसे होते हैं वो परिवार जीवन भर के लिए गूंगा बन जाता है और गूंग उस गूंगे की इतिहास ना दुनिया सुनती है ना लोग सुनते हैं। तो आज से 9 वर्ष पहले मेरे पास भी ऑप्शन था, क्या मैं अपने दोस्त के मरने के बाद मैं गूंगा बन जाऊं या फिर कुछ संघर्ष, कुछ संदेश दे पाऊं या उसके लिए लड़ूं। तो हमने गूंगा बनना स्वीकार नहीं किया, हमने लड़ाई स्वीकार किया। जो डिस्ट्रीब्यूट आप ये करते हो हेलमेट, तो इसके साथ और कौन-कौन सा तरीका है आप अपनाते हो कि लोगों को जागरूक करते हो? हालाँकि मैंने ये भी सुना है कि जिस तरह आप चाहते हो एनसीईआरटी में भी कुछ रूल्स जो कि अपनाए जाए, ये सरकार की तरफ से आपकी तरफ कहा भी गया है सरकार जी। को। तो क्या लगता है कि वो कब तक और उस चीज़ों को लागू कर सकते हैं? देखिए, ये तो कड़ा एक्शन लेने की, जब 4% जीडीपी का नुकसान है तो हम शिक्षा के मार्ग से बदलाव अब एनसीईआरटी की 10वीं की बुक्स में भी आ रही है। हमने सुप्रीम कोर्ट से जो 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून पास करवाया, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जिस तरीके से स्कूलों में झोले बैग दिए जा रहे हैं उस तरह से बच्चों को हेलमेट भी दिया जाए। और जब उनकी सिलेबस में जब ये सड़क सुरक्षा से संबंधित जब सारी नॉलेज रहेगी, तो जब उनको डीएल लेते वक्त जब लाइसेंस या जब एग्ज़ाम दिया जाता है, तो कम से कम उस तरह की उनको रहे कि मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, तभी वो अच्छे जो मार्क्स लेकर के आएँगे, उन्हें ही लाइसेंस के लिए वो चीज़ें नॉलेज दिया जाए। तो एक भारत के अंदर बहुत बड़ा बदलाव तभी हो सकता है जब हम इसको शिक्षा के माध्यम से जोड़ेंगे। और ये मेरी हर वक्त लड़ाई रहती है। मैंने वैसे बहुत लोगों को, ऐसे पढ़े लिखे लोगों को जब सड़कों पर ट्रैफिक नियम तोड़ते हुए देखा है, तो ऐसे 12 लाख से अधिक बच्चों तक हमने पुस्तकें पहुँचाया हुआ है। वो पुस्तक जिन्हें मैं हेलमेट दिया करता था, उनसे बदले में पुस्तक लिया करता था। और मैं खुद को भी बड़ा मुझे खुशी होती है कि उस पुस्तक 12 लाख के बच्चों के साथ आज 1400 से ऊपर हमने भारत के अंदर जो लाइब्रेरियाँ बनवाई हैं, अलग-अलग डिफरेंट नाम से है, ग्राम पाठशाला से, मतलब इसमें बहुत सारे लोग एज़ ए टीम जुड़े हुए हैं, जो गाँव-गाँव से लोग। सोशल मीडिया पे तो आपका जंग जारी है, ये संघर्ष आपका जारी है। अगर हम बात करें राज्यों में, आप कब अब तक कितने राज्यों में आपका ये संघर्ष जारी है? देखिए, अब तो लगभग भारत का ऐसा कोई राज्य नहीं है, चाहे कोरियर के माध्यम से हेलमेट पहुँचाना, 22 राज्यों तो मैं खुद भी विज़िट कर चुका हूँ। आज यहाँ हूँ, कल मैं भुवनेश्वर में रहूँगा, परसों मैं मुंबई में इंडियन आइडल में एक जो सीन है, जो सिंगर हैं, उनके साथ कोई घटना घटी है, तो इंडियन आइडल वालों लोगों ने भी लगा कि नहीं, हेलमेट मैन को इस स्टूडियो में होना ज़रूरी है, तो वो भी लोग देश के माध्यम से लोग देखेंगे, जानेंगे। आपको अभी बहुत सारे साउथ कन्नड़ मूवी जो ऐसे बन रही हैं, तो उसमें मेरे ऊपर भी वो लोग फ़िल्म कहीं न कहीं बना रहे हैं। उसके लास्ट सीन में मुझे भी लोगों ने आमंत्रित कर रहे हैं कि नहीं, जो हीरो है वो अवार्ड्स के रूप में लेने के लिए आप ही आएँगे। क्या-क्या तरीके अपनाओगे कि जहाँ से आप लोगों को और जागरूक कर सको, या सिर्फ सड़क हादसों को लेकर, या और कोई भी आपके अंदर ऐसी चाहत है कि किसी और चीज़ को लेकर क्या आप जागरूक करो? हाँ, नहीं, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और मैं ऐसे भी लड़ाई यहाँ सर, जैसे नो हेलमेट नो पेट्रोल का गौतम बुद्ध नगर में जब हुआ था, मैंने चालू करवाया था। वैसे भारत के और भी जो टोल टैक्स, यहाँ का भी यमुना एक्सप्रेसवे है, मैंने 2019 में लागू करवाया था कि बिना हेलमेट कोई टोल टैक्स पास ना करे, ये रहा। लेकिन जब से मैंने सुप्रीम कोर्ट से ये 4 साल के बच्चों के ऊपर हेलमेट का कानून हुआ, तब हमें लगा कि हर स्कूल में एक हेलमेट बैंक होना चाहिए। उसके लिए मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। हमने हेलमेट मैन फाउंडेशन भी बनाया हुआ है अभी रिसेंटली, ताकि इस तरीके से हम बचपन से ही बच्चों को, जिस तरह से साइकिल कोई पेरेंट्स खरीद के लेके आ रहे हैं, तो स्कूल से उन्हें हेलमेट देने की आदत दी जाए। जी रविंद्र जी, जिस तरह आप लोगों के दर्द को अपना दर्द बना रहे हो, आप अपनी कृष्ण और सुदामा की दोस्ती को जो ये बरकरार रख रहे हो, ये बेश अपने आप में भी बहुत बड़ी मिसाल है। और ये मिसाल बनकर जो आप लोगों के समक्ष आए हो, तो ये हमें भी, हम आशा करते हैं कि आपकी ये जो संघर्ष, आपका ये जंग आगे तक जाए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। सुख चैन की ठंडी छाँव तले मुश्किल है यार बसर मेरा। महलों में कबूतर रहते हैं, मैं बाज हूँ पर्वत घर मेरा। रण स्वाभिमान का लड़ने को मैं एक अकेला काफी हूँ। एक हिम्मत है तलवार मेरी, दो बाजुएं हैं लश्कर मेरा। जैसे दनाल मेनू दो इजाजत है, तो देखते रहो पीटीसी न्यूज़।